जय हिंद साथियों। स्टडी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और हमारा एग्जाम भी 17 से स्टार्ट होने वाला है। तो ये आज ग्रुप डी का अंतिम प्रैक्टिस सेट है और इसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट होगा वह एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा और उसमें क्वेश्चन का एनालिसिस तो नहीं करा सकते, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन जरूर होगा। आइए क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ लाइनें हैं। कुछ लाइनें इस प्रकार है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उससे मिलने का मजा भी आएगा, उससे मिलने का मजा भी आएगा। आइए इसी जोश, इसी जुनून और इसी हौसले के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि संविधान के बारे में, संविधान के बारे में। आइए संविधान के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रथम लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो वह आंसर है, प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का। प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का। उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे लंबा संविधान या सबसे बड़ा संविधान किसका है? सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो वह आंसर है, सबसे बड़ा संविधान वह है भारत का, वह है भारत का। इस बोर्ड पे जितने भी टॉपिक या जितने भी शब्द लिखे जा रहे हैं सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए फिर क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटा संविधान किस देश का है? सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो आंसर होता है मोनाको। सबसे छोटा संविधान ये मोनाको देश का है। सबसे छोटा संविधान ये है मोनाको देश का। फिर यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान के जनक किसे कहा जाता है? संविधान के जनक। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों में इसमें कंफ्यूजन रहता है कि संविधान के जनक, संविधान के जनक लगभग 98% या 99% लोग इसको गलत करके आते हैं कि संविधान के जनक, वह संविधान के जनक के तौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुन के आते हैं, जो कि एग्जाम में बिल्कुल सरासर ये गलत है। इसका संविधान के जनक के तौर पे कहा जाता है, संविधान के जनक वह है जेम्स मेडिसन, वह है जेम्स मेडिसन, जेम्स मेडिसन ये संविधान के जनक है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो यहाँ नाम आता है कि भारतीय संविधान के जनक वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही छोटी छोटी गलतियां जो हमारे सिलेक्शन को हमसे दूर करती हैं कि हम ये नहीं देखते हैं और फिर भी जाके हम आंसर गलत चुन के आते हैं। यानी संविधान के जनक वह है जेम्स मेडिसन और भारतीय संविधान के जनक वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सारे क्वेश्चंस जितने हैं ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न ये कहता है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। हमने पहले पढ़ लिया कि सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान वह है भारत का, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए?
कब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए? आज के इस पीवाईक्यू सीरीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके साथ साथ साइंस, जैसा कि हमें पता है ग्रुप डी में साइंस का वेटेज बहुत ही ज्यादा रहता है। इसमें आज की क्लास में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन साइंस के हैं और उसी 7 से 8 क्वेश्चन के जरिए हम डिस्कशन करते हुए कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन इसी क्लास में साइंस के करने वाले हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए? कब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए? आइए इसके बारे में जानते हैं कि भारतीय संविधान पे जो हस्ताक्षर हुए थे वह हुए थे 284 लोगों के, 284 लोगों के, और ये हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1950 को। ये हस्ताक्षर कब हुए थे? वह हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1950 को, और हस्ताक्षर करने वाले कितने लोग थे? वह थे 284 लोग। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली कितनी महिलाएं हैं? कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ दो गुट सामने आता है, एक 8 मानता है और एक 11 मानता है। ये यूपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम देखें तो यूपीएससी ने इसका आंसर 11 माना, और वनडे एग्जाम वाले वनडे एग्जाम इसको 8 मानते हैं। वनडे एग्जाम इसको 8 मानते हैं। फिर अगर हम वनडे एग्जाम वाले इसको 8 मानते हैं तो हम एग्जाम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर लगाएंगे। आइए ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन 22 जुलाई 1947, ये सुना सुना लग रहा है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। हमारे तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। फिर आइए 26 नवंबर के दिन ही संविधान को अपनाया गया था। और फिर उसके 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। ये है ऑप्शंस का डिस्कशन। इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रतिपादित है, यानी प्रेरित है या प्रतिपादित है? ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन ए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ऑप्शन डी एकल नागरिकता। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2018 और 2025 जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जैसा कि हमें पता है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। इसके पहले बहुत सारे संविधान बन गए थे, और हमने पहले क्वेश्चन में ये भी देखा कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया संविधान है। तो क्यों इतना सुव्यवस्थित और अच्छे तरीके से बना? क्योंकि हमने सारे देशों के संविधान को बारीकी से पढ़ा, और उसमें जो अच्छे अच्छे हमें टॉपिक मिले, अच्छे अच्छे शब्द मिले, उसको हमने एडोप्ट किया। फिर जाके हमने अपने संविधान में उसको पिरोया। फिर उसके जरिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस देश से कौन कौन से शब्द लिए गए। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया। ये हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया, साउथ अफ्रीका। और हमने संघीय प्रणाली, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया। संघीय प्रणाली ये हमने कनाडा के संविधान से लिया। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन,
आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, इसको हमने जर्मनी के संविधान से लिया और क्वेश्चन क्या पूछा है जर्मनी के संविधान से, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब फिर आते हैं एकल एकल नागरिकता के बारे में। एकल नागरिकता को हमने इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया। एकल नागरिकता नागरिकता को हमने ब्रिटेन के संविधान से एडॉप्ट किया। आइए इसके बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। इसके बारे में हमने अमेरिका के संविधान से भी लिया था कुछ, हमने अमेरिका के संविधान से भी कुछ लिया है। अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से कुछ लिया। अमेरिका के संविधान से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ली। एक है मौलिक कर्तव्य, एक है मौलिक अधिकार, एक है मौलिक अधिकार और इसके साथ साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया। स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर आता है यूएसएसआर, यूएसएसआर यानी कि जिसको हम प्रेजेंट टाइम में रूस कहते हैं। इसके संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य को एडॉप्ट किया, मौलिक कर्तव्य को एडॉप्ट किया। फिर आता है एक ब्रिटेन, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली और इसके साथ साथ ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली और इसके साथ साथ ही ब्रिटेन से हम एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान, यह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। एकल नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। ये जो भी टॉपिक हमारे सामने आए उसको हम क्लियर करते हुए चलें, क्योंकि ये हमारा रिवीजन है। हम कोई थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ रहे, ये हमारा रिवीजन है। यहाँ से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमसे छूटने नहीं चाहिए, बस हम लोगों का पर्पज यही होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1959। यह क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया है इसका। और आइए इसके बारे में जानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में जानने। ये पहले एक बॉम्बे प्रांत के अधीन रहते थे, ये दोनों बॉम्बे प्रांत के अधीन रहते थे। फिर जब भाषाई आधार पर इनका गठन हुआ तो जो गुजराती बोलने वाले थे उनको, उनके लिए एक अलग स्टेट की बनाया गया जिसको हम गुजरात कहते हैं, और जो मराठी बोलने वाले थे उनको महाराष्ट्र का राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इनका गठन हुआ था 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में इसी आधार पर, भाषाई आधार पर बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ। जैसे कि आइए कुछ इस प्रकार है कि आता है नागालैंड का जो गठन हुआ 1963 ईस्वी में। फिर एक आता है नागालैंड के बाद हरियाणा का होता है गठन, ये 1966 में। फिर इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश को हम एचपी से लिख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, इसका 1971 में। फिर एक आता है जिसका नाम है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इसका जो गठन होता है वह होता है, ये तीनों एक ही साथ 1972 में होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह होता है सिक्किम के बारे में जानते हैं हम। सिक्किम ये भारत का हिस्सा नहीं था और इसको भारत का हिस्सा बनाने के लिए इसमें 2 संविधान संशोधन हुए, एक हुआ 35वां, एक हुआ 36वां। 36वें संविधान संशोधन के थ्रू जो 1975 में हुआ था, इसके थ्रू 1975 में हुआ था, इसके थ्रू हम सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए। यानी कि क्वेश्चन ये पूछता है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा
कब दिया गया और या फिर किस संविधान संशोधन के जरिए दिया गया, तो वह आंसर होता है कि 36वें संविधान संशोधन के तहत। हमारा क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन 1960, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। हमने अभी तक पॉलिटी के क्वेश्चन किए, अब यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन हम हिस्ट्री के देखेंगे और इन्हीं तीनों चारों में हम डिस्कशन करते हुए लगभग इसको 20 से 25 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन ये है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को दिए थे, जिसे कहा जाता है, जो बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए थे वह सारनाथ में दिए थे, उसे क्या कहा जाता है। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि बुद्ध ने अपने बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध जी के बारे में आइए चर्चा करते हैं। इनकी जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। इनकी जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, जो लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। लुम्बिनी में लुम्बिनी जन्म कहाँ हुआ था, वह हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी में। और इनका जन्म का जो प्रतीक था, जन्म का जो प्रतीक था वह कमल और साड़। जन्म का जो प्रतीक है वह है कमल और साड़। और आइए इनके बुद्ध के बारे में और चर्चा करते हैं आगे। इन्होंने अपने प्रथम जो उपदेश दिए, प्रथम उपदेश वह दिए थे सारनाथ में। प्रथम उपदेश दिए वह दिए थे सारनाथ में, सारनाथ में, जिसको कहा जाता है धम्मचक्र परिवर्तन। क्या? धम्मचक्र परिवर्तन, धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। जो गौतम बुद्ध जी का मृत्यु हुआ था वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। और इनकी मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ये रहा गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ चर्चाएं जो इस प्रकार है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, जो उसने प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए थे उसे हम किस नाम से जानते हैं, कि प्रथम उपदेश को हम धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। धम्मचक्र परिवर्तन, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। महापरिनिर्वाण हम मृत्यु को जानते हैं, इनकी मृत्यु को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से कुछ इस प्रकार है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। खानवा का युद्ध इसके बारे में चर्चा करते हैं कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। खानवा का युद्ध ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच लड़ा गया। राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। और बाबर ने इसके थ्रू बाबर ने अपने भारत में लगातार 4 लड़ाइयाँ लड़ी। बाबर ने भारत में लगातार 4 लड़ाइयाँ लड़ी। आइए उसके बारे में जानते हैं कि पहली लड़ाई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, चौथा घाघरा का युद्ध। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। बाबर की 4 लड़ाइयाँ, पहली 1526 ईस्वी में, दूसरी 1527 ईस्वी में, तीसरी 1528 ईस्वी में और चौथी 1529 ईस्वी में। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि पहला पानीपत का युद्ध जो बाबर और पानीपत का युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। और कहा जाता है कि इसी युद्ध के जरिए मुगल ने भारत में अपना स्थायित्व जमाए थे। मुगल में पानीपत के प्रथम युद्ध के जरिए अपना आधिपत्य स्थापित किए थे, इसी युद्ध के जरिए, पानीपत के युद्ध के जरिए। फिर आता 1927 में। 1927 में खानवा का युद्ध होता है।
खानवा का युद्ध जो बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। फिर आता है 1928 में। 1928 में होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1928 में होता, और ये होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ये होता है बाबर और मेदिनी के राय के बीच में। फिर 1929 में होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो 1929 में होता है। इसका ऑप्शन है 1927, यानी कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। खानवा का युद्ध यानी 1927 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होते। इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होंगे। कहते हैं मुकाबला टक्कर का होने वाला है, अब हेड भी अपना होगा। बात है क्वेश्चन ये कहता है कि किसका निर्माण 1632 ईस्वी से 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ। ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी मोती महल। आइए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। बात करता है, क्वेश्चन ये करता है कि 1632 ईस्वी से लेकर 1648 ईस्वी के मध्य किसका निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? वह ये समय था, उस समय जो शासक था वह था शाहजहां। शासक था वह था शाहजहां। शाहजहां ने 1632 से लेकर 1648 ईस्वी के मध्य ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण करवाया, और कहा जाता है कि ताजमहल का निर्माण करने वाला है शाहजहां। और शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में, जिनका नाम है मुमताज महल, बीवी की याद में जिनका नाम है मुमताज महल, उनकी याद में ताजमहल को बनवाया। मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया। क्वेश्चन ये पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। ताजमहल के वास्तुकार कौन है? वास्तुकार, तो उनका नाम आता है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम आता है। यही ताजमहल के वास्तुकार है, लाहौरी। लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। और कहा जाता है कि ताजमहल की शैली कौन सी है। ताजमहल किस शैली में बनी है, तो उसका नाम है पित्रा देवरा शैली। पित्रा देवरा शैली, पित्रा दौरा शैली में ताजमहल का निर्माण किया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि इसके निर्माण में कौन सा, यानी कि सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसके निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और यहाँ से सबसे जो इस समय का अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी बैंक और एसएससी जीडी में सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ताजमहल को कब शामिल किया गया, यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में ताजमहल को कब शामिल किया गया है। इसको 1983 में यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 1983 ईस्वी में मान्यता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाई गई है। कह रहा है कि एक बहुत ही विख्यात इमारत है जिसका नाम है हवा महल। यह बहुस्तरीय है और इसको राजा सवाई सिंह द्वारा बनाई गई है। और ये कब बनी थी, ये क्वेश्चन है कि ये 1699 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1799, ऑप्शन सी 1599, ऑप्शन सी 1799, ऑप्शन डी 1899 ईस्वी में। आइए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। बात है हवा महल की। सबसे पहले इसका स्थिति देखेंगे कि यह कहाँ स्थित है। इसका जो लोकेशन है यह है जयपुर में। इसका जो लोकेशन है यह है जयपुर में। और इसको जो बनाने वाले हैं वह है राजा सवाई सिंह। राजा सवाई
सिंह। और राजा सवाई सिंह ने इसको 1799 ईस्वी में बनाया था। 1799 ईस्वी में बनाया था। और कहा जाता है कि हवा महल, जो हवा महल है, इस हवा महल में ये हवा महल 5 मंजिला है और इसमें 950 झरोखे हैं। 950 से अधिक झरोखे हैं। यह 5 मंजिला है और इसमें 950 से अधिक झरोखे हैं और इसी झरोखे के कारण यह फेमस है। इसी झरोखे के कारण। और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि इसके वास्तुकार है वह है लालचंद और इसको लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अगले क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक रेखा, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जियोग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भारत की मानक रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। कह रहा है कि भारत की मानक रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले अब इसके बारे में जानते हैं कि मानक रेखा क्या होती है। आइए, मानक रेखा को ग्रीनविच मीन और टाइम कहा जाता है, जिसको हम जीएमटी के नाम से जानते हैं। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। पूर्वी देशांतर को कहते हैं मानक रेखा। और ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। मेरे भैया गए थे एग्जाम देने। उनका एग्जाम पड़ा था इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में एग्जाम देने गए तो वहां पे उनके एक दोस्त थे। तो यहाँ दोस्त को अपन बताए कि यहीं से जीएमटी गुजरती है इलाहाबाद से। और उसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यह रेखा यह रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले उस राज्य को हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। वो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, यह है मानक रेखा समय जानने का एक ट्रिक। ये किस राज्य से गुजरता है इसके बारे में जानते हैं। आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश। मौ से हो गया मध्य प्रदेश। उसके बाद हो गया छत्तीसगढ़। ऊपर से हो गया उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश। उड़ा से हो गया उड़ीसा। यानी कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 राज्य जहाँ से मानक रेखा समय गुजरती है। आइए ऑप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश से मानक रेखा गुजरती है? यस। क्या मध्य प्रदेश से मानक रेखा गुजरती है? यस। क्या झारखंड से मानक रेखा गुजरती है? नहीं। क्या उड़ीसा से? हाँ, यस। इसका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मालदीव व मिनिकॉय के मध्य सीमा का निर्धारण कौन करता है? सीमा का निर्धारण किस अक्षांश से होता है? सीमा का निर्धारण किस अक्षांश से होता है? आइए मालदीव और मिनिकॉय के बारे में जानते हैं। पहले लिखते हैं मालदीव, उसके बाद आता है मिनिकॉय, फिर उसके बाद आता है कवरत्ती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है। ये तीनों आते हैं। और फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसके और इसके बीच में जो अक्षांश आता है वह होता है 8 डिग्री अक्षांश। और इसके बीच में जो अक्षांश आता है इसको कहते हैं 9 डिग्री अक्षांश। यानी कि मालदीव और मिनिकॉय के
जो मध्य सीमा है उसको कहते हैं 8 डिग्री अक्षांश, और जो कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच है उसको 9 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। और फिर एक आता है अंडमान और निकोबार, एक आता है अंडमान और निकोबार, निकोबार ये इसके बीच में है। और यहाँ कहा जाता है इसके ये 10 डिग्री रेखा है। यानी कि क्या पूछा है, मालदीव और मिनिकॉय, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मालदीव और मिनिकॉय, इसके बीच में 8 डिग्री रेखा पड़ती है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। और ऑप्शन बी ये कवरत्ती और मिनिकॉय, ऑप्शन सी ये अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी इसकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूएसए एंड कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में जो अक्षांश है वह 49 डिग्री। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ये ट्रांस हिमालय को हम कलेजे के नाम से जानेंगे, इस ट्रांस हिमालय का भाग को हम कलेजे के नाम से जानेंगे। ये ट्रिक स्टडी फर्स्ट पे आपको मिलेगी कि कलेजा किसे कहते हैं। आइए कलेजे के बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। डायग्राम के माध्यम से ये रहा भारत का ऊपरी हिस्सा, ये रहा भारत का ऊपरी हिस्सा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये रहा, ये 3 श्रेणी है जो जिसको हम कलेजा के नाम से जानते हैं, जिसको हम कलेजा के नाम से जानते हैं, कलेजा, यानी ये ट्रांस हिमालय का कलेजा है, ये भारत का कलेजा है। कलेजा के जरिए हम क्या जानेंगे कि सबसे पहले क से काराकोरम, क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, ज से जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों इसी क्रम में है। और यहाँ एक आता है उसको कहते हैं इसको कहते हैं कैलाश पर्वत, इसको कहते हैं कैलाश पर्वत, इसको कैलाश कहते हैं। और ये तीनों ट्रांस हिमालय के भाग है, यानी कि कौन सा ट्रांस हिमालय के भाग है, क्या काराकोरम है, जी काराकोरम है, क्या लद्दाख है, जी लद्दाख है, क्या जास्कर है, जास्कर है, क्या पीर पंजाब है, नहीं पीर पंजाब नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, उसका नाम है माउंट केटू, यानी कि गाडविन आस्टीन, माउंट केटू, या फिर उसको कहते हैं गाडविन आस्टीन। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये माउंट केटू कहाँ स्थित है, क्वेश्चन ये पूछता है कि माउंट केटू कहाँ स्थित है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि माउंट केटू ये है काराकोरम श्रेणी में, और ये केटू के नाम से जानते हैं, या फिर माउंट गाडविन आस्टीन, गाडविन आस्टीन इसके नाम से इसको जानते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर है, 11 मीटर है, सॉरी 8,611 मीटर है। और यही में सियाचिन ग्लेशियर है जो भारत और चाइना के मध्य विवादित है, सियाचिन ग्लेशियर है जो भारत और चाइना के मध्य विवादित है। ये रहा डिस्कशन, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रांस हिमालय से क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में यूपी पीसीएस के में भी पूछा था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नैरोबी केन्या, ऑप्शन ए नैरोबी, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी ग्लैंड, ऑप्शन डी वियना। ये क्वेश्चन RRB NTPC CBT 2 2022 में पूछा गया है, CBT 2 2022 में पूछा गया। आइए इसके बारे में जानते हैं कि IUCN के बारे में जानते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, वह हुई थी 1948 ईस्वी में, और इसका जो मुख्यालय है वह है ग्लैंड में, इसका जो मुख्यालय है वह है ग्लैंड में। और इससे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रेड डाटा बुक, अभी इस पर बात करते हैं। रेड डाटा
बुक कौन जारी करता है? वह आयुष्मान जारी करता है। रेड डाटा बुक होता क्या है कि पशु पक्षी या कोई ऐसे जानवर जो विलुप्त होते हैं उनकी जनगणना करना, यानी कि वह हमारी इस दुनिया से खत्म ना हो जाए, उसका ये जनगणना करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे डायनासोर का जनगणना, फिर बाघों का जनगणना, ये आयुष्मान जनगणना करता है कि किस देश में कौन से प्राणी अधिक मात्रा में है, कहाँ कम है, उसी की जनगणना ये रेड डाटा बुक में आयुष्मान जारी करता है। आइए नैरोबी नैरोबी के बारे में हम चर्चा करते हैं। नैरोबी पे यूएनईपी का मुख्यालय है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। हम पेरिस के बारे में चर्चा कल किए थे कि पेरिस में ये यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को, और ये इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ये हमने कल पढ़ा था। फिर ये ग्लैंड, इसका ऑप्शन सी सही है। और डी के वियना, वियना में ओपेक जो पेट्रोलियम निर्यातक कंट्री है उनका उन्होंने एक ओपेक नामक संस्था बनाई है और जिसका मुख्यालय वियना में स्थित है, और इसकी स्थापना 1960 में की गई है। इसकी स्थापना 1960 में की गई है। यही स्टडी फर्स्ट की खासियत है कि हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पूरा सॉल्व कराया जाता है, ताकि अलग अलग जगह भटकना न पड़े और साथ ही में साथ हमारा रिवीजन होता चले। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस का केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कोझिकोड, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी भोपाल, यानी कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। आइए ऑप्शन सी की तरफ डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन सी, ये हमने पहली प्रैक्टिस सेट में कराया था कि कोझिकोड को मसालों का शहर कहा जाता है। कोझिकोड को मसालों का शहर कहा जाता है। और भारतीय मसाला अनुसंधान, भारतीय मसाला अनुसंधान, मसाला अनुसंधान यहीं स्थित है, यानी अनुसंधान कोझिकोड में स्थित है। फिर इसके साथ ही साथ हम एक दो और संस्थान है उसको भी नोट करते चलें। चावल अनुसंधान, चावल अनुसंधान, उसके साथ साथ आलू अनुसंधान, आलू अनुसंधान, फिर उसके साथ साथ एक आता है तंबाकू अनुसंधान, अनुसंधान, फिर हल्दी बोर्ड, एक अभी हल्दी बोर्ड की स्थापना हुई है, हल्दी बोर्ड, ये इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। रिसेंट का क्वेश्चन है, ये रिसेंट का क्वेश्चन है, हल्दी बोर्ड की स्थापना हुई थी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक में स्थित है, कटक जो कि उड़ीसा में स्थित है। फिर आता है आलू अनुसंधान, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह शिमला जो हिमाचल प्रदेश में वहाँ स्थित है। तंबाकू ये राजमुंदरी में स्थित है, यह राजमुंदरी, तंबाकू अनुसंधान संस्थान यह राजमुंदरी में स्थित है। फिर हल्दी बोर्ड ये निजामाबाद में स्थित है, निजामाबाद, हल्दी बोर्ड यह निजामाबाद में स्थित है। ये रहा एक क्वेश्चन के साथ 1 2 3 4 5 और एक 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ कराया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मकर संक्रांति के दौरान किए जाने वाले पोंगल त्योहार का उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। इसका डिस्कशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसका आंसर पोंगल तो सभी लोगों को पता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके साथ साथ तमिलनाडु में जल्लीकट्टू भी त्योहार मनाया जाता है, जल्लीकट्टू त्योहार भी मनाया जाता है। और जल्लीकट्टू कहा जाता है, इसमें भैंसों के जो भैंस होते हैं ना, भैंसों को कंट्रोल किया जाता है, भैंसों को कंट्रोल करने का कंपटीशन होता है कि भैंसों को एक ही बाजी छोड़ दिया जाता है और उसमें भैंस को कंट्रोल करना होता है।
फिर इसी तरीके से एक भैंसा दौड़ होता है, भैंसा दौड़। इसी तरीके से एक भैंसा दौड़ कंपटीशन होता है जिसका नाम है, जो होता है कर्नाटक में, कर्नाटक में, जिसका नाम है कंबाला। भैंसा दौड़ कंबाला, कंबाला ये कर्नाटक में किया जाता है। और जल्लीकट्टू ये भैंसों का कंट्रोल किया जाता है, ये तमिलनाडु में किया जाता है। और इसी के साथ एक और है मकरविलक्कू त्योहार, जो केरल में मनाया जाता है। मकरविलक्कू केरल में मनाया जाता है। और फिर एक असम में एक मंदिर पड़ता है जहाँ अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है, यानी कि यहाँ कामाख्या माता का मंदिर पड़ता है। अम्बुबाची में एक मंदिर पड़ता है, कामाख्या कामाख्या माता का मंदिर। और ये इसी मंदिर में एक मेले का आयोजन होता है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला, जो बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। अम्बुबाची मेला, लगे हाथ इसको भी नोट कर लें हम लोग कि अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है। ये कामाख्या माता मंदिर में मनाया जाता है। और ये कामाख्या माता मंदिर है कहाँ, ये असम में स्थित है, असम में स्थित है। इसके साथ साथ इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये भी कंबाला त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो ये दोनों फुल पत्ती लगा लीजिए आप लोग, ये सब सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नियुक्त रूप है। इसमें कौन सा ऐसा अ, है इस चारों में से जो यूनेस्को में शामिल है। ऑप्शन ए कालबेलिया, ऑप्शन बी भांगड़ा, ऑप्शन सी गिद्धा, ऑप्शन डी डाल खाई। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। बात है यूनेस्को की, बात है यूनेस्को की, बात है यूनेस्को की। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है, ये हमको पता है कि हेड क्वार्टर इसका पेरिस में है, पेरिस में है। और फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि यूनेस्को के यूनेस्को के यूनेस्को के अमूर्त धरोहर शामिल, अमूर्त धरोहरों में 15 अमूर्त धरोहर में 15 स्थल को शामिल किया गया है। धरोहरों में अमूर्त धरोहरों की संख्या ये 15 है। यूनेस्को में अमूर्त धरोहरों की संख्या यह है 15। और इसमें कालबेलिया भी शामिल है, इसमें कालबेलिया भी शामिल है। और कालबेलिया को 2010 में शामिल किया गया है। कालबेलिया को 2010 में शामिल किया गया है। अमूर्त धरोहर मतलब ऐसे कोई क्लासिकल चीजें जो बहुत ही फेमस है, जैसे कि कुंभ मेले को भी शामिल किया गया है। अभी रिसेंट में योग को भी शामिल किया गया है। और सबसे नवीनतम जो शामिल किया गया है, जो अभी एग्जाम में भी पूछा था कि नवीनतम अमूर्त धरोहर या इंटेजिबल साइट कौन सी है, तो वह है गरबा। वह नवीनतम यानी 15वां है गरबा। और गरबा जो कि गुजरात में है, गुजरात का। इसको 2023 में शामिल किया गया, 2023 में अमूर्त धरोहरों की सूची में शामिल किया गया। यह ये रहा यूनेस्को का कुछ इस तरह से डिस्कशन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए यहाँ से साइंस का क्वेश्चन चालू होता है। और हम साइंस का वेटेज ग्रुप डी में बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए साइंस का 4-5 क्वेश्चन हम करेंगे। और इसको विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन इससे बनेंगे और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले देखते हैं कि आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी फायदोमीटर। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ होता है पानी, हाइड्रो का अर्थ होता है पानी। और हम बात सुने होंगे एक कि आता है कि हाइड्रोफोबिया, जिसमें हाइड्रो का अर्थ पानी होता है और फोबिया का अर्थ डर होता है, यानी कि पानी से डर लगना, ये हाइड्रोफोबिया कहलाता है। और ये रेबिस नामक बीमारी से होता है। और ये बीमारी कब होता है, या कुत्ता या बिल्ली हमें काट लेते हैं तो ये बीमारी इंसानों में फैल जाती है। और
कहा जाता है कि कुत्ते और बिल्ली के काटने के बाद जस्ट आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या चिकित्सालय में जाना चाहिए, उसका कुछ टीका आता है, टीका लगवाना चाहिए ताकि रेबीज होने से हमें बचाया जा सके। उसी के साथ अगर रेबीज हो जाता है तो उसमें हाइड्रोफोबिया नामक एक बीमारी होती है, जिससे बच्चे को या जिस व्यक्ति को रेबीज हुआ है उसको पानी से डर लगने लगता है। इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। आइए हाइग्रोमीटर को जानते हैं। हाइग्रोमीटर यानी कि ये आर्द्रता का मापन करता है, ये हाइग्रोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर हम उसे कहते हैं कि कोई विद्युत उपकरण है, कोई ऐसा विद्युत उपकरण जिसमें करंट फ्लो होता हो तो उसको करंट को इंडिकेट करता है, उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये कोई विद्युत उपकरण है और यहाँ लगा जाता है गैल्वेनोमीटर। इसमें विद्युत का फ्लो हो रहा है कि नहीं, इसको इंडिकेट करने वाला जो यंत्र होता है उसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर, यानी कि विद्युत उपकरण का जो मापन करता है उसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। एक होता है फेरोमीटर। फेरोमीटर को हम समझते हैं कि ये रहा स्थल, ये रहा स्थल जिस पे हम खड़े हैं, जमीन, ये रहा पानी, ये रहा पानी, और ये रहा समुद्र, और ये रहा आकाश, आकाश। अगर स्थल से हम समुद्र की गहराई को मापते हैं, समुद्र की गहराई को मापते हैं तो इसको कहते हैं फेरोमीटर, इसको कहते हैं फेरोमीटर। और इसी तरह हम अगर इसकी ऊंचाई को मापते हैं तो इसको कहते हैं अल्टीमीटर, इसको कहते हैं अल्टीमीटर, इसको कहते हैं अल्टीमीटर। यानी कि फेरोमीटर गहराई का मापन करता है और अल्टीमीटर ऊंचाई का मापन करता है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ब्रायोफाइट, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि ब्रायोफाइट पादक जगत के कहलाते हैं, कि ब्रायोफाइट इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ब्रायोफाइट पादक कहलाता है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है थैलोफाइट, एक होता है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, और एक होता है टेरिडोफाइट, एक होता है टेरिडोफाइट। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सबसे पहले आता है थैलोफाइट। थैलोफाइट ये वनली, ये केवल पानी में पाया जाता है और ये उतना विकसित नहीं होता है। ये केवल पानी में पाया जाता है, ये उतना विकसित नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है शैवाल। इसका जो एग्जाम्पल है वह है शैवाल, शैवाल। और एक होता है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट ये पानी और स्थल दोनों पे पाया जाता है। यह पानी और स्थल स्थल दोनों पे पाया जाता है और इसी को कहते हैं, पानी और स्थल दोनों पे पाए जाने का, इसीलिए इसको कहते हैं उभयचर, इसलिए इसको कहते हैं उभयचर। इसका एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल है वह है मेढक, इसका एग्जाम्पल है वह है मेढक। एक होता है टेरिडोफाइट, यह ओनली स्थल पे पाया जाता है, यह केवल स्थल पे पाया जाता है और इसको हम कहते हैं सरीसृप, सरीसृप। यह केवल स्थल पे पाया जाता है इसलिए इसको कहते हैं सरीसृप। ये क्वेश्चन क्या पूछा है, ब्रायोफाइट पादक का जगत है स्तनधारी, ये तो टेरोफाइटा में आ गया। स्तनधारी, स्तनधारी ये ऑप्शन नहीं है। उभयचर, उभयचर ये ब्रायोफाइट का उदाहरण है, ये दोनों पानी और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं। ये सरीसृप, ये टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। ये क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जब लाल चींटी काटती है, क्वेश्चन क्या कहता है कि जब लाल चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्रावित होता है, कौन सा अम्ल स्रावित होता है। इसका ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टेरिक अम्ल। आइए इस ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl कहते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह अम्ल पेट में पाया जाता है, यह अम्ल पेट में पाया जाता है। कहा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है और ये
प्रोटीन के पाचन का माहौल तैयार करता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, ये पेट में पाया जाता है। यानी कि और पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन, पिछले जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, ये उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के बारे में हम चर्चा करते हैं। एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है, यह सिरके में पाया जाता है। एक फॉर्मिक अम्ल ये चींटी और बिच्छू में पाया जाता है, यह चींटी और बिच्छू में बिच्छू के डंक में पाया जाता है, चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। एक होता है टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल यह इमली में पाया जाता है, यह इमली में पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। आइए यहाँ तक पहुंच गए हैं तो एक दो और जान ले। क्वेश्चन अभी पिछले पूछा था कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड यानी कि मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, यह नींबू, इसके साथ साथ संतरे, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कहा जाता है कि साइंस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा ग्रुप डी के एग्जाम में रहता है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि पहला एक आता है कि भौतिक परिवर्तन, एक आता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है कि रासायनिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। आइए इसके बारे में समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। कि पहले भौतिक परिवर्तन को हम समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन हम उसे कहते हैं जब एक अवस्था से दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है और फिर ना पुरानी अवस्था में उसे लाया जा सकता है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने पानी से बर्फ को बनाया, फिर जरूरत पड़ने पर हम बर्फ को पिघला कर दोबारा पानी बना सकते हैं। यानी कि एक चीज से अगर हम दूसरी चीज बनाए फिर दूसरी चीजें पुरानी चीजें दोबारा बना ले, तो उसको हम कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हम इसे कहते हैं कि एक चीज से अगर हम दूसरी चीज बनाते हैं, पुनः दोबारा पहली वाली चीज को नहीं बना सकते, तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने दूध से दही को बनाया, अब दुनिया में किसी भी व्यक्ति को लेके चले आइए तो वह दही से दोबारा दूध को नहीं बना सकता, वह दोबारा दूध को दही से दूध को नहीं बना सकता। इसका और सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि लकड़ी का जलना, लकड़ी जल के कोयला बन गया, आप फिर दोबारा कोयले को लकड़ी नहीं बना सकते। तो ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। यानी कि वो क्वेश्चन क्या बोला है कि रासायनिक परिवर्तन कौन से है, तो ऑप्शन है डीजल का वाष्पीकरण, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, यानी कि दूध से दही का तो बन गया, लेकिन दही से क्या दूध बन जाएगा, नहीं, दही से दोबारा दूध कोई नहीं बना सकता, यानी कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि ये थ्योरेटिकल फॉर्म में है कि कह रहा है कि 10 केजी की वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या पूछ रहा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, यानी कि काइनेटिकल एनर्जी। काइनेटिकल एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है mv²। इसका फार्मूला क्या होता है, mv²। आइए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। m का मान दिया है कि 10 केजी और गति यानी कि v का मान दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले में इसका वैल्यू पुट करेंगे। m का मान दिया है 10 और v का मान दिया है 2 दूना 4, यानी कि 2 से
इससे ये कट गया, यानी कि 10 दूना 20, 20 जूल इसका आंसर, 20 जूल इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन कहता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। गुजरात में काकरा पार ऊर्जा केंद्र स्थित है। महाराष्ट्र में तारापुर, यानी कि इसका आंसर बी सही है, यानी कि तारापुर महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में नरौरा है, नरौरा उत्तर प्रदेश में एक ऊर्जा केंद्र जिसका नाम है नरौरा उत्तर प्रदेश में है। तमिलनाडु में दो परमाणु ऊर्जा केंद्र है। एक है कुड़नकुलम और एक है कलपक्कम। कुड़नकुलम और कलपक्कम। एक यहाँ नोट कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि रावत भाटा कहाँ स्थित है। रावत भाटा कहाँ स्थित है, इसको लिख लीजिएगा। यह राजस्थान में स्थित है। ये रहा आज का 21 क्वेश्चन। तो कैसा लगा आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल 17 तारीख से ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, और कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, जय हिंद।